हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय कुमार और आज हम लोग जैक मॉडल पेपर क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस का सेट 2 देखेंगे। तो चलिए, सारा इंस्ट्रक्शन तो हम लोग जान चुके हैं। 40 क्वेश्चंस रहेगा, 40 मार्क्स का। तो फटाफट क्वेश्चंस का हल करते हैं बिना देरी किए हुए। इसका सेट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपने अभी तक सेट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं क्लास 10th का सेट 1 साइंस। तो आज हम लोग देखेंगे सेट 2। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है, वक्रता त्रिज्या r है, तो उसका क्या होगा। रिलेशन में पूछ रहा है कि उस तो रिलेशन क्या होगा। r बराबर f/2, तो ये गलत है कि फोकस के साथ रिलेशन क्या होता है, f बराबर होता है r/2 होता है। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद रखना है। तो यह बराबर क्या होता है r/2, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है पहला क्वेश्चन का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ये भी सेट 1 में ही था, उसमें बता दिए थे प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक है, अब तीसरा में बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, कोई भी अगर समतल दर्पण उसके साथ में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 3 का बी हो गया, काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे वाहन गाड़ी वगैरह में देखते हैं कि लॉकिंग ग्लास जिसको बोलते हैं, पीछे की तरफ जो देखता है कि उसका जो मतलब मिरर का काम करता है, वो किस तरह का मिरर वहाँ लगा पड़ता है। दोस्तों बता दूं कि वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो 4 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यहाँ से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा पदार्थ है जो लेंस के उपयोग में काम नहीं करता है। ठीक है, बनाने में। तो पहला में है जल, दूसरे में कांच, तीसरा में प्लास्टिक, चौथा मिट्टी। दोस्तों मिट्टी का कोई काम नहीं है लेंस बनाने में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है और कैसा होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वह सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक बनता है दोस्तों, लेकिन वह क्या होता है कि सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ए, सीधा बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि f का मान 12 सेंटीमीटर दिया है, तो r का मान क्या होगा। f हमारा क्या है, फोकस है, और r क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखे, और f और r के बीच में रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन से हमेशा आते रहता है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से याद रखना है। तो हम लोग देखे थे कि f बराबर r/2 होता था, उसका रिलेशन f बराबर क्या होता है, r/2। तो यार हमारा कितना दिया, ओ एफ दिया हुआ है ना, तो यार बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो अब f के बराबर हम लोग रखेंगे 2 इंटू कितना दिया हुआ है, 12, तो क्या हो जाएगा 12 दूना 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर कौन है जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब 8 में देखते हैं इसका 8 क्या बोल रहा है। इसमें बोलता है कि वाहन के अग्रदीपों में, अब बोल रहा है कि पश्चात वाला में तो हम लोग जान चुके हैं कि लगता है उत्तल दर्पण। अब बोल रहा है कि आगे वाला दर्पण किस तरह का उपयोग किया जाता है, आगे जो रहता है ना, तो वह किस तरह का उसमें उपयोग होता है। तो बताओ दोस्तों, उसमें होता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है आगे सीधा देखने के लिए। तब देखते हैं उसमें कि क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। लेंस की बात हो रहा है, अवतल लेंस अगर उसके सामने कोई वस्तु रखी हुई होती है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, मतलब फिगर बनेगा, इमेज बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है, तो उसका इमेज बनेगा वास्तविक और सीधा, वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा, सीधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 10 में बोलता है डायोप्टर का मात्रक क्या है। डायोप्टर का मात्रक, अच्छा किसका मात्रक है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर किसका मात्रक है, तो यहाँ पर फोकस का नहीं है, आवर्धन का भी नहीं है,
तो लेंस शक्ति क्षमता, ठीक है। पी जो है किसको दर्शाता है, लेंस की शक्ति को दर्शाता है। माइनस, जैसे हम लोग चश्मा वगैरह पहनते हैं, ठीक है, तो चश्मा पहनते हैं उसमें बोलता है -1 -2 -3, तुम्हारा उस क्षमता बता रहा है कि तुम्हारा जो शक्ति है लेंस की वो -1 है, -2 है, -3 डायप्टर में रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का समझ गए कि ऑप्शन नंबर सी होगा लेंस शक्ति, ठीक है। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। 11 बोलता है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। अब फिर वही एक ही रिलेशन से सारा क्वेश्चन से बन रहा है दोस्तों, उसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब डी दिया हुआ है, मतलब लेंस की क्षमता दिया हुआ है, तो उसका फोकस कितना होगा वो बता रहा है, ठीक है। क्या होगी, क्षमता दिया हुआ है, उसका फोकस क्या होगी, ठीक है। तो अब एफ बराबर क्या होता है 1/d होता है, ठीक है। डी बराबर 1/f भी होता है, एफ बराबर 1/d होता है, ठीक है। तो क्या होता है 1/d के यहाँ पर 2 रखेंगे। अब लेकिन यहाँ पर जो मीटर में देता है आंसर क्या देगा, मीटर में, लेकिन यहाँ पर सारा आंसर जो ऑप्शन में है सेंटीमीटर में था, यहाँ से क्या करते हैं मीटर में सेंटीमीटर लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है सेंटीमीटर में लाने के लिए, ठीक है। तो 2 से काट देंगे सीधे, कितना 50 बार में कट जाएगा, 50 बार में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा फोकसांतर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है, 50 किस में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें 12 नंबर में बोला कि आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आँख के रंगीन, जो रंगीन है भाग आँख में, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं 12 का ए आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस में, आइरिस का जो भाग है वह रंगीन रंगीन दिखाई देता है आँख में, ठीक है। अब 13 बोलता है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र के जो भाग है वह किस जगह पर क्या बनता है, दृश्य बनता है, फिगर बनता है, वह क्या है। तो ऑप्शन ये है मेरा कॉर्निया, दूसरा में परितारिका, तीसरा में है पुतली, तो ये इसमें कहीं नहीं होता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन में बनता है दृष्टि पटल में, किसे बनता है दृष्टि पटल, ये राइट आंसर। अब 14 में देखते हैं 14 में क्या है कि दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। समीकरण जो दिया है उसमें कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नजर आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसमें क्या कन्वर्ट हो गया, सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। H2 + CO2 बन के बाहर हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है, क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, ठीक है। तो 14 का हो जाएगा आंसर बी, वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया इसमें काम कर रहा है, वियोजन अभिक्रिया। 15 में देखते हैं बोला कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित दिया हुआ है। तो संतुलित से क्वेश्चन तो फिक्स ही रहेगा। तो पहला में बोल रहा है कि Na2, इसमें क्या है सोडियम 2 है, इसमें सोडियम 1 है, ये फटाफट गलत, एक भी अगर नहीं मिला तो समझ लो क्या है, गलत है। बी में बोल एल्युमिनियम कितना है 4 है, यहाँ पर एल्युमिनियम 4 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन इसमें 4 है, इसमें क्या है 6 है, तो गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। थोड़ा और जूम कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। अब इसमें देखते हैं कॉपर 2 है, कॉपर 1 है, ये भी गलत हो गया। अब चौथा तो ऑप्शन सही ही होना है कि जिंक 1 कॉपर 1 SO4 ठीक है, मतलब सल्फर 1 ऑक्सीजन 4 तो हमारा जो ऑप्शन से हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अब देखते हैं 16, बोला कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन और अपचयन हो रहा है। अपचयन और उपचयन, तो उपचयन कब होता है, जब ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या होता है ऑक्सीजन जब जुड़ रहा होता है तो हम लोग बोलते हैं उसका उपचयन हो रहा है, ठीक है। और अपचयन मतलब क्या हो गया, जिसका ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो यहाँ पर देखते हैं किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखो PbO था यहाँ पर, अब वो क्या हो गया, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया और Cu के साथ वो, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, Cu होता है यहाँ पर। तो Cu के साथ अब क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है किसका, Fb के साथ। तो क्या हो जाएगा Cu, इधर हो गया ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा Cu और
PbO, ऑप्शन हो जाएगा 16 का बी, ऑप्शन हो जाएगा 16 का क्या हो जाएगा बी, क्या कि कॉपर का क्या हो रहा है उपचयन हो रहा है और PbO का क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे पहले पूछा है उपचयन, तो हम लोग को पहले उपचयन में देखना है, अपचयन पीछे है तो अपचयन पीछे वाला देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है कि विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। विकृत गंधिता जो होता है वह उसमें कौन सी अभिक्रिया लगता है। ठीक है, तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, विस्थापन अभिक्रिया जिसमें काम कर रहा है उसके कारण से क्या होता है विकृत में गंध उत्पन्न होता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया उसमें लग रहा है। 18 में बोलता है कि चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, उसमें कौन सी विक्रिया हो रही है। उसमें हो रही है ऊष्माक्षेपी संयोजन। हाँ, उस पर ऊष्माक्षेपी संयोजन ही हो जाएगा आंसर उसका, क्योंकि ऊष्मा क्या हो रहा है क्षेपी, मतलब वह उसको जब पानी डालते हैं तो उसमें उसे हीट निकलता है। ठीक है, संयोजन होने के दौरान। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, अब हम लोग 19 में देखते हैं कि 19 में क्या बोलता है। तो इसमें बोल रहा है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग धूसर हो जाता है, या इसमें कौन सी विक्रिया लग रहा है। ठीक है, 19 में कौन सी विक्रिया लग रहा है, इसका ये जब घटना घटता है तब, तो उसका होता है संयोजन गलत है, वियोजन भी गलत है, विस्थापन अभिक्रिया के कारण विस्थापित कर देता है। ठीक है, उसको क्या करता है विस्थापित कर देता है, इसके कारण से क्या होता है नीला रंग धूसर में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 19 का सी। 20 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है। एक प्राकृतिक सूचक बोल रहा था, ये सब क्या है किरमित है, ये सब प्राकृतिक ही है लिटमस। ठीक है, क्या है लिटमस है जो प्राकृतिक सूचक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, 20 का सी। अब 21 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा, मतलब लाल नहीं होता। ठीक है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसमें हो जाएगा HCl में हो जाएगा, इसको नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है। जो नहीं होगा उसके बारे में पूछ रहा है, तो वह एक ही क्या है C6H12O6। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं 22 में। 22 का क्या हो जाएगा, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण जल मौजूद है। उसमें क्या है कौन सा क्रिस्टलीकरण है, क्रिस्टल है जिसमें क्या है जल का मौजूदगी है। तो देखते हैं सोडियम क्लोराइड में नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्या है CuSO4 × 5H2। यहाँ पर देखो जल का मात्रा है कि नहीं है, 5 गुना जल है, तो इसमें जल मौजूद है। तो 22 का क्या हो जाएगा सी। 23 में बोलता है कि अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका उपयोग में हम लोग क्या पढ़े हैं, ये अग्निशामक यंत्र के रूप में काम किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें कारण दो, H2O क्यों मिलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अम्लीय प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, एसिड प्रदर्शित करने के लिए। तो उसका क्योंकि H2 में क्या मिलता है जल है, विदाउट जल ये क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर उसका ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि उसमें क्या होता है कमी होता है, इसमें H+ आयन की उपस्थिति नहीं होती है, जिसके कारण से क्या कर पाता है वह अम्लीय प्रदर्शित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जब जल उसमें डाला जाएगा तो वह क्या करता है अम्लीय गुण प्रदर्शित करने लगता है। तो 24 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 25 में क्या बोल रहा है, या तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, pH मान पर डिपेंड कर रहा है कि pH मान क्या है। ये है क्या ABCD एक pH मान क्रमशः, A का 2 है, B का 7 है और C का क्या है 10 है, D का 14 है। इसमें बोला कि अम्लीय, तो अम्लीय का मान जो होता है pH मान में 7 से क्या होता है कम होता है, क्या होता है कम, और क्षारीय क्या होता है 7 से अधिक होता है। तो 7 से कम कौन सा है 2 है, क्या है 2। तो 2 कोर्स किसका हो जाएगा, कौन सा पदार्थ, ए पदार्थ का।
तो ये पदार्थ हो जाएगा सही आंसर। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब 26 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि अभिक्रिया कौन सी हो रही है। एक चित्र दिखाया गया है, उसमें सूरज के प्रकाश आ रहा है, उसमें चाइना डिश रखा हुआ है और सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। तो सिल्वर क्लोराइड और चाइना डिश के में क्या हो, सूरज के प्रकाश जब उसमें प्रभावित करेगा, जब उसमें पड़ेगा तो क्या होगा, तो उसको क्या कर देगा, अलग कर देगा। क्या करने के लिए रखा गया है, अलग करने के लिए। ठीक है, तो वियोजन करने के लिए, इसीलिए क्या कहते हैं उसको, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या करते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 के कौन हो जाएगा, कौन सा, तो 27 में देखते हैं कि हमारे जो शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कौन सी जैव प्रक्रम होती है हमारे शरीर में। ठीक है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है वह किस तंत्र के माध्यम से बाहर निकलती है। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोषण से गलत, शोषण से गलत है, उत्सर्जन इज राइट आंसर। ठीक है, उत्सर्जन के कारण जब होता है तो मूत्र के माध्यम से क्या हो जाएगा, बाहर निकलता है। 28 का ऑप्शन हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। यहाँ पर एक प्रकाश संश्लेषण जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें किस यौगिक को टूटने से क्या होता है, ऑक्सीजन का गैस निकलता है। तो उसका हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा ऑप्शन, जल। ठीक है, जल उसमें क्या होता है, एक अभिक्रिया के रूप में काम करता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस टाइम क्या होता है, बाहर में फिर ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 29 का हो जाएगा अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। अमीबा जो है उसमें किस प्रकार का पोषण होता है। तो पहला में समपोषी गलत है, मिश्रजीवी पोषण नहीं है, परजीवी भी नहीं, तो वह प्राणी संभोजी पोषण है। क्या है, प्राणी संभोजी पोषण है। तो ऑप्शन हो जाएगा 29 का डी। 30 में हो जाएगा लार में कौन एंजाइम पाया जाता है। लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। क्या पाया जाता है, टाइलिन। ठीक है, याद रखना बढ़िया से। 30 का हो जाएगा ए। 31 में बोल रहा है कि श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है। जब पायरुवेट जब करते हैं श्वसन प्रक्रिया में, पायरुवेट में क्या होता है, पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का विखंडन को किस जगह पर होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, फेफड़ा, वायु कुपिका, माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन से हो जाएगा सही डी, माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है। तो उसका ऑप्शन है बहुत ही आसान, जाइलम द्वारा। क्या होता है, जाइलम द्वारा जल और खनिज लवण का संवहन मतलब सभी भाग में पहुंचाया जाता है। उसके बाद ये क्या होता है, जो खाना बनता है खाना को सभी भाग में फिर रिटर्न करता है फ्लोएम। क्या करता है, फ्लोएम। तो ऑप्शन भी यहाँ पर केवल कौन संवहन करता है, पहुँचाता कौन है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो हो जाएगा 32 का ए। अब 33 ये बोलता है कि किस समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है। जो इस संसार में अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है, उसको पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जनन। क्या हो जाएगा, जनन, जो ऑप्शन सी में है। ठीक है, 33 का ऑप्शन सी जनन। 34 में बोल रहा है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो यहाँ जो चित्र दिया है उसमें किस तरह का जनन है। देखो यहाँ पर एक है, उसके बाद यहाँ पर एक टुकड़ा में बटा, फिर अलग अलग टुकड़ा हो गया, फिर यही बड़ा होगा, फिर इस तरह से क्या होगा, अलग अलग टुकड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। क्या बोलते हैं, पुनरुद्ध भवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 34 का। अब देखते हैं 35 में क्या बोलता है। परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, परागकण का। ठीक है, जब परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं परागन। क्या बोलते हैं, परागन। ऑप्शन हो जाएगा बी, 35 का बी। अब देखते हैं 36 में भ्रूण को माँ के गर्भाशय में किस भाग से पोषण मिलता है। ठीक है, तो उसका हो जाएगा 36 का प्लेसेंटा। क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा। माँ के भ्रूण को माँ के गर्भाशय में किस जगह से भोजन मिलता है, तो हो जाएगा प्लेसेंटा। क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा हो जाएगा। ठीक है, 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। 37 में बोलते हैं कि एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषताएं हैं।
बोले कि बहुत ही बढ़िया ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी देखते हैं कि वह तेज़ी से जलता हो, वो तो गलत बात है। उसमें स्वयं आग लग जाए, ये भी तो और गलत बात है, ऐसा तो कोई होता ही नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं उत्तम ऊर्जा के लिए कि अपने आप आग लग जाए, तो आग लग जाएगा इस तरह तो पूरा क्या कोई बचेगा, गैरुड़ सब धर लेगा। अब 37 बोलता है कि प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। हाँ, ये तो सही हो जाएगा कि उसका जो द्रव्यमान है उसके अनुरूप जिसका जितना क्षमता है उसके कार्य करने का, उसको अपने द्रव्यमान के माध्यम से बहुत ही अच्छा कार्य करता है, तो क्या होगा कि एक उत्तम स्रोत के ऊर्जा के स्रोत के रूप में माना जाएगा, ठीक है। तो उसका जो 37 का सीट है, सही आंसर है। अब 38 में देखते हैं 38 का क्या हो जाएगा। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। अगर पवन ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं तो उसका चाल लगभग कितनी होनी चाहिए उसका ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो हो जाता है 38 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 39 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन समाप्य ऊर्जा है, मतलब समाप्त होने की ऊर्जा है, ठीक है, खत्म ऊर्जा है, ठीक है, जो नवीकरण नहीं कर सकते, अनवीकरणीय है, ठीक है। तो इसे ऊर्जा को क्या बोलते हैं, समाप्य ऊर्जा भी कहते हैं। तो उसको वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सौर ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है कोयला, कोयला इज राइट आंसर। वो खत्म हो जाएगा तो कहाँ से फिर मिलेगा, खत्म होता जा रहा है ना धीरे धीरे। तो 39 का हो जाएगा बी। अब देखते हैं 40 लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 40 कि प्राग कोश में क्या होते हैं, जो प्राग का कोश होते हैं उस जगह पर क्या मिलेंगे, तो उस जगह पर मिलेंगे हम बायदल, गलत है, अंडाशय भी नहीं मिलेगा, अंडप भी नहीं मिलेगा, मिलेगा परागकण ही मिलेगा, क्या मिलेगा परागकण, ठीक है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए और इस वीडियो को अच्छी तरह समझिए। और 40 में 40 अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी सेट को अच्छी तरह से पढ़ना है, ध्यान देना है, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हाई लगभग सभी क्या है सेट में कुछ कुछ क्वेश्चन मिलते हुए आ रहा है तो उसको ध्यान में रखना है।